हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, बेहतर अवस्था में हो। आज हमारा जो हिस्ट्री का डिस्कशन है, जो उस समय पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर था, यानी राष्ट्रवादियों ने क्या क्या इसका जवाब दिया, तो इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। पहले तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से दो धड़ों में कौन कौन से देश थे। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान, ये एक धड़े में थे, यानी ये एक तरफ होकर युद्ध लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, ये दो दूसरी तरफ थे। और ऑस्ट्रिया हंगरी ये अभी अलग अलग देश हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये अलग हुए थे। उस समय पे ये दोनों एक ही देश थे, आपने याद में रखना है। इस समय पे उदारवादी नरमपंथी, जिनमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब थी, अंग्रेजों के साथ थे। और ये उम्मीद कर रहे थे इस विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को छक मिलेंगे। और जो उग्रवादी थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कांग्रेसी, वो भी अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने। लेकिन जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसे मौके की तरह लिया और इसका विरोध किया। आपने देखा होगा गदर आंदोलन भी इन्हीं क्रांतिकारी आंदोलनों में से एक था। बाकी बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में भी क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें पता था अंग्रेज जो हैं, इसी मौके में उनका फायदा उठाया जा सकता है, वो भारतीयों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, और हुआ भी यही। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि 1893 में आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट, और ये भारत आई थी। और भारत में ये किस लिए आई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने आपको बताया था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये भारतीयों के लिए काम करती थी। और भारत का जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास था, उसको जगाने के लिए भारतीय मन में, या उस इतिहास को बताने के लिए कि आप कितने गौरवशाली इतिहास में जिए हैं और आप अंग्रेजों से भी बेहतर हैं हर चीज़ में, ये काम करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसकी एक मेंबर एनी बेसेंट 1893 में आई थी, जो आयरलैंड की मूल निवासी थी। आपने ये साल और ये सब कुछ याद रखना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसने भारत आकर क्या किया था? एक तो कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और वंदे मातरम पत्र चलाया था, यानी इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए एनी बेसेंट ने क्या क्या किया था? कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर चलवाया, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर चलाया, और वंदे मातरम, जिसके जरिए ये अपने विचारों को फैलाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसने तिलक के साथ मिलकर गर्म दल और नरम दल को एक करने की बेहद पुरजोर प्रयास किया, और सफल भी रहे। इसने क्या किया था? जब देखा कि गर्म दल और नरम दल कांग्रेस में अलग अलग हो गए, तो कांग्रेस एकदम से, मतलब ये कह दो, कमजोर हो गई थी। इसने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तिलक का सहारा लिया। तिलक जो कि 1914 में जेल से आ गए थे, बाहर निकलकर, मांडले जेल बर्मा से। तो उनको साथ में लेकर इन्होंने गर्म दल और नरम दल को एक करने के लिए भी इतना ज़्यादा प्रयास किया कि जिसका कोई अंत नहीं है। और इसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी रही थी। और इन्हीं के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। आपको पता 1907 में सूरत अधिवेशन दो भागों में बंट गई थी, गरम दल अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। इससे कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हुई, और उन्हें एहसास हो गया, कांग्रेसियों को, दोनों दलों को, कि उनके उनको एक साथ आना चाहिए। इसलिए 1916 में एक अधिवेशन हुआ, जो कि लखनऊ में हुआ। ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1916 का साल ये पूछ लें कहाँ पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो लखनऊ। और ये लखनऊ समझौता इसे कहा जाता है। ये अभी 2017 में इवन यूपीएससी के प्री तक में क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौते को, समझौता किस किस में के बीच में हुआ था। इसमें दो समझौते हुए थे, एक गरम दल एक नरम दल के बीच में, दोनों एक हो गए थे। और एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है, इसको समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता था। और उसी टर्म के कारण इसको कहा जाता है लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये एकमात्र इसका आंसर होगा। गरम दल नरम दल भी इसमें एक हो गए थे, लेकिन उसके लिए समझौता वर्ड यूज नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वशासन के मुद्दे पर मान गए और एक हो गए, यानी कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया, जो पहले दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। और इस सम्मेलन में गरम दल और नरम दल भी दोनों एक हो गए, यानी कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल थे, दोनों मिलकर एक बन गए अब। और दोनों ने देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
एक AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांग मान ली। ये बहुत ही खतरनाक काम हुआ था लीग और मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में जो समझौता हुआ था 1916 में, जिसे कि लखनऊ समझौता का कहते हैं। तो उसमें लीग ने एक मांग रखी थी कि मुसलमानों को सेफ रखने के लिए उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसमें पृथक प्रतिनिधित्व क्या होता था, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे या आधे थे पूरी पॉपुलेशन के, वहाँ पे उन्होंने अपनी ये सीटें रिजर्व कर ली। और ये रिजर्वेशन आज की रिजर्वेशन से अलग थी। वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और वोटिंग का जो हक होगा वो भी सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही होगा, यानी नॉन मुस्लिम वहाँ पे वोटिंग भी नहीं कर सकता था। उस समय की ये थी सेपरेट इलेक्टोरल प्रणाली थी जो, ठीक है। और यही कारण बनी, यहीं से मुस्लिम लीग इतनी ढीठ बन गई कि यही बाद में पाकिस्तान बनने का कारण बनी। ये जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग मानी थी 1916 में लखनऊ समझौते में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह समझौता संभव हो पाया था क्योंकि एक तो लीग भी ठंडी पड़ गई थी। मौलाना आज़ाद के का पत्र था अल हिलाल, ये न्यूज़पेपर याद रखना। अल हिलाल किसका न्यूज़पेपर था, तो मौलाना आज़ाद का। और मोहम्मद अली का जो न्यूज़पेपर था कॉमरेड, सॉरी ये पत्थर पत्थर लिखा गया, पत्थर कर लेना सॉरी इसके लिए। और मोहम्मद अली का न्यूज़पेपर था कॉमरेड, ये याद रखना। ये न्यूज़पेपर के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया था। तो कॉमरेड और मोहम्मद अली का जो न्यूज़पेपर था, और अल हिलाल जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का न्यूज़पेपर था, इन दोनों को बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, एक गलत मैसेज चला गया मुस्लिम में वो, और मुस्लिम को पता लग गया कि अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं हैं। और जो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, उनकी 1915 में डेथ हो गई थी। और इसी कारण कांग्रेस में जो नए लीडर उभर कर आ रहे थे वो चाहते थे कि अब समय आ गया कि एक होकर अंग्रेजों का विरोध किया जाए और कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब एक साथ होकर काम करें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। होम रूल लीग बनाई गई फिर उसके लिए। इसके बाद क्या होता है, ये सम्मेलन जो था ये सफल हो जाता है। फिर एक लेवल पर काम करना इंडियन शुरू कर देते हैं। ये मान लो कि उनका एक स्टैंडर्ड बन जाता है और वो मिलकर काम करते हैं। तो उस समय पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जो काम हुए हम वो डिस्कस करेंगे देश की आज़ादी के लिए। होम रूल लीग बनाई गई। इस होम रूल लीग बनाने का पर्पज़ था कि भारत के लोगों का स्वशासन हो। यानी आयरलैंड में जैसा था कि सेंटर में रहे ब्रिटिश सरकार और जो स्टेट है और कुछ सेंटर के विषय भी भारतीयों को दिए जाएं, ये था स्वशासन उस समय का। और ये स्वशासन की अवधारणा कौन लेके आई थी, ये लेके आए थे सबसे पहले कांग्रेस। और इसका साथ दिया था कांग्रेस में, किसने दिया था, तो एनी बेसेंट ने दिया था, क्योंकि आयरलैंड की वो रहने वाली थी और आयरलैंड में यही स्वशासन था। तो 1916 में क्या होता है कि होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। इसका काम था भारत को स्वशासन दिलाना। और जो अप्रैल 19, ये होम रूल लीग दो भागों में बंटती है। एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और एक होती है एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आपने ये याद रखना है, दो होम रूल लीग काम करती हैं भारत के स्वशासन के लिए 1916 में। देखिए अब इससे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। यानी तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। और इसके साथ ही बता देता हूँ, जो इसका मुख्यालय था उसने पुणे में बनाया। तिलक का मेन क्षेत्र कौन सा था, सबसे मेन क्षेत्र था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में उसकी सबसे ज़्यादा पकड़ थी पुणे में। तो तिलक जी थे, उन्होंने क्या किया, पुणे में अपनी होम रूल लीग का क्या किया, मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। तिलक की जो होम रूल लीग थी इसने 4 एरिया लिए थे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो इसने महाराष्ट्र लिया था, एक यहाँ पे बिरार भी बोल देते हैं, वैसे इसको बरार भी बोल देते हैं, बिरार या बरार जो भी आप समझना चाहो। और एक कर्नाटक इसने लिया था और एक मध्य प्रांत, यानी कि जो कि आज का मध्य प्रदेश है। तो याद रखना तिलक की होम रूल लीग में महाराष्ट्र, बरार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यानी उस समय का मध्य प्रांत और आज का मध्य प्रदेश था। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ लेंगे 4 ऑप्शन देके इसमें मुंबई भी शामिल था या नहीं था। तो याद रखना तिलक की लीग में मुंबई नहीं था, ये मुंबई का एरिया एनी बेसेंट ने लिया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो इसका क्षेत्र था बरार, बरार में तिलक की होम रूल लीग की 2 शाखाएं थी, बाकी जगह इसकी एक एक शाखा काम करती थी। ये भी डायरेक्ट पूछ लेंगे 4 ऑप्शन देके
कि किस क्षेत्र में तिलक की होम रूल लीग की दो शाखाएं काम करती थी, जबकि उसका बाकी जगह पर एक ऑफिस था। तो बरार में इसकी दो शाखाएं काम करती थी, तिलक की जो होम रूल लीग की शाखाएं थी। ठीक है, तिलक की होम रूल लीग का सदस्य बनना, जो गोपाल कृष्ण गोखले था उसकी एक मतलब उसका एक संगठन था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन था, इसके सदस्यों को अनुमति नहीं थी कि वो बाल गंगाधर तिलक की सदस्यता ले सकें या बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की सदस्यता ले सकें। इसका मतलब ये है, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में बनती नहीं थी या कम बनती थी। ठीक है, पर फिर भी जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी उसने इसकी इसके सदस्यों की हेल्प भी की, मतलब अंडरग्राउंड रहकर या इनडायरेक्ट वे में। बेशक वो इसके सदस्य नहीं बने, ये भी एक फैक्ट है उस टाइम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि किस संगठन के लोगों को तिलक की होम रूल लीग का सदस्य बनने की मनाही थी, तो वो थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को। और ये किसका संगठन था, ये गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन था। अक्टूबर 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई। मैंने बताया था होम रूल लीग को दो लोगों ने लीड किया इंडिया में, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो कब बनी, अक्टूबर 1916 में। और इसका काम कहाँ पर था, मुंबई में और पूरे भारत में। याद रखना, महाराष्ट्र का मुंबई क्षेत्र वो एनी बेसेंट के अंडर था और पूरा भारत इसने अपना क्षेत्र बनाया। और मद्रास आरडीआर, मद्रास यानी आज के चेन्नई, आरडीआर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। जो एनी बेसेंट थी उसका मुख्यालय कहाँ था होम रूल लीग का, तो वो था मद्रास आरडीआर। और जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय था वो था कहाँ पर, पुणे में उसने बनाया था। और जॉर्ज अरुंडेल को इसने अपना सचिव नियुक्त किया था, किसने, एनी बेसेंट ने। और वीपी वाडिया भी इसके बहुत बड़े सहायक थे। मैंने स्पेशल फोटो डाली है, देखो आयरलैंड से आके भारत की आज़ादी के लिए काम करना, कितनी महान पर्सनैलिटी थी एनी बेसेंट। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, दिल से प्रणाम है इनको। ये देखिए इनकी फ़ोटो है, ये थी एनी बेसेंट जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में योगदान दिया। होम रूल लीग का जो प्रचार था इस पे क्या था, तिलक को पंजाब और दिल्ली में जाने पर रोक लगा दी गई थी। ये आंदोलन इतना फैल गया था, मोस्टली बड़े बड़े जो जवाहरलाल नेहरू था, मोतीलाल नेहरू था, या फिर इवन गांधी भी इसका बाद में सदस्य बन गया था। और उसके सिवाय जितने भी लीडर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इसके होम रूल लीग के सदस्य बन गए थे। तो ये इतने बड़े लेवल पर फैल गया था, सरकार डर गई और उसने कहा कि जो तिलक है वो पंजाब और दिल्ली का दौरा नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तिलक के होम रूल लीग पर कहाँ जाने पर मनाही थी, तो पंजाब और दिल्ली जाने पर बैन लगा दिया गया था। सॉरी, 1917 में क्या हुआ, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये याद रखना, जब इनको गिरफ्तार किया जाता है देश में एक अलग ही माहौल बन जाता है, इतना भारी विरोध होता है। और इस विरोध में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी, यानी जो उनको सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने दी थी तो वो उन्होंने त्याग दी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, होम रूल लीग में एनी बेसेंट, वीपी वाडिया और जब जो जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार किया जाता है तो सर की उपाधि किसने त्यागी, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने त्यागी थी। और इससे क्या होता है कि जब देश में इतना विरोध होता है तो क्या होता है, फिर एनी बेसेंट को, अरुंडेल को और वाडिया को छोड़ दिया जाता है और उनकी बहुत सी मांगें मान ली जाती है। ये कह सकते हो कि भारत में जागरूकता लाने और स्वशासन की डेफिनेशन को भारतीयों के मन में बसाने और अंग्रेजों से लोहा लेने में काफ़ी हद तक होम रूल लीग सफल रही थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये होम रूल लीग है जो फिर ये ठंडी पड़ जाती है। 1917-18 में क्या होता है कि गांधी जी का दौर शुरू हो जाता है और साथ में जो बाल गंगाधर तिलक है वो मुकदमा लड़ने लंदन चले जाते हैं। और एनी बेसेंट है वो भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद थोड़ी संतुष्ट हो जाती है, लेकिन इसने अपना योगदान दिया, लोगों को बहुत हद तक जागरूक किया। दबाव में आ जाती है होम रूल लीग, इतने बड़े लेवल पर काम कर रही होती है। और फिर उस समय पे भारत सचिव जो होते हैं वो मॉन्टेग्यू होते हैं और वो कहते हैं कि सुधार किया जाएगा और भारतीयों को उनके हक दिए जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर क्या होता है 1980 में, यानी कि 1918 में, 1918 यानी कि 1918 में क्या होता है, लाइबेल मामला होता है। और ये लाइबेल मामले में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक ने एक मुकदमा किया होता है, किसके ऊपर, वो किया होता है वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर। और वो लंदन इस मुकदमे को लड़ने के लिए जाते हैं
क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, और इसमें उन्होंने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ही भारतीय शांति के जनक हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय शांति का जनक किसने बोला था बाल गंगाधर तिलक को, तो वो बोला था वैलेंटाइन सिरोल ने। और किस पुस्तक में बोला था, तो वो बोला था इंडिया अनरेस्ट में बोला था। बाद में इनके ऊपर मुकदमा करते हैं बाल गंगाधर तिलक की मानहानि का मुकदमा किया जाता है, और फिर वो लंदन चले जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, यानी होम रूल लीग और गांधी के जो 3 आंदोलन थे भारत में आने के बाद, जो कि उसने शुरू में छोटे लेवल पे किए थे महात्मा गांधी ने, आपको पता है, एक चंपारण का था, एक अहमदाबाद का और एक खेड़ा का। तो उनसे प्रेशर में आकर एक्ट आ जाता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है। और कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इस समय कौन वॉइसराय था और कौन सचिव था। तो चेम्सफोर्ड था भारत का वॉइसराय था, और जो मॉन्टेग्यू था लंदन में भारत का सचिव था। तो इस काउंसिल एक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके क्लियर करवा दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिस पर क्वेश्चन बने और आगे भी बनने की उम्मीद है। इससे क्या है कि द्वैध शासन केंद्र और प्रांत में लग जाता है। द्वैध शासन समझ रहे हो, जो कि आज है, यानी कि केंद्र की सरकार अलग है और ये प्रांत की सरकार अलग है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस समय पे ये जो कानून लागू होता है ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से होता है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो ड्यूअल पॉलिटी थी, द्वैध शासन था, भारत में किस एक्ट से आया था, 1909, 1919 या 1935 से या 1947 से। तो ये ड्यूअल पॉलिटी थी, यानी केंद्र की अलग सरकार होगी और प्रांत की अलग। ये 1919 के काउंसिल एक्ट से आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना ये टर्म आई थी, यानी पहले भारतीयों को सिर्फ अंग्रेज गवार बोलते थे और ये कहते थे कि हम इनको सुधारने आए हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि भारतीयों को हक दिए जाएंगे, और वो जो हक दिए जाएंगे वो एक उत्तरदायी शासन होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। तो ये जो टर्म आई थी ये 1919 के एक्ट से पहली बार आई थी। और याद रखना, इवन खुद उस समय पे पूरे यूरोप में किसी भी देश की महिलाओं को वोट देने का हक नहीं था, पर भारत की महिलाओं को वोट देने का हक दिया गया, और वो 1919 के एक्ट में दिया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि महिलाओं को वोट देने का हक किस एक्ट में मिला था, तो वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में मिला था। और पहले आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरल जो मिला था, यानी पृथक प्रतिनिधित्व जो मिला था, वो मुसलमानों को मिला था। अगर आपको ध्यान में हो, 1909 के मोंटे मिर्लो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट में, मैंने आपको पढ़ाया भी था, मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था, यानी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये जो इस एक्ट में मुसलमानों के अलावा 1919 के एक्ट में सिख को और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया, यानी आरक्षण बढ़ा दिया गया। कौन सा? पृथक प्रतिनिधित्व की राजनीति का। यानी अब कुछ क्षेत्र में सिखों को भी सिर्फ सिख ही वोट डाल सकते थे और वही चुन सकते थे, बाकी को हक नहीं थे। और एंग्लो इंडियन को भी सिर्फ एंग्लो इंडियन ही चुन सकते थे। ये जो पृथक प्रतिनिधित्व राजनीति थी ये बढ़ा दी गई थी 1919 के एक्ट में। सॉरी। तो आपने ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी द्विसदनीय क्या होता है? द्विसदनीय होता है जैसे एक है राज्यसभा एक है लोकसभा, ये द्विसदन है। तो ये जो व्यवस्थापिका आई थी, यानी कि ये भी 1919 के एक्ट में आई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि द्विसदन की जो व्यवस्थापिका आई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, कौन सी? द्विसदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा की। तो वो किस एक्ट में बनी थी? 1919 वाले में, 1909 या 1935 वाले में या 1947 वाले एक्ट में। तो याद रखना है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो बनी थी वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में आई थी। ये जो आज तक चली आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हमारा यही ढांचा चला आ रहा है। और इसका क्या नाम दिया था उस समय? इसका नाम लोकसभा या राज्यसभा नहीं था। जो लोकसभा है आप उसको बोल सकते हैं, उसे केंद्रीय विधानसभा नाम दिया गया था, और राज्यसभा को उस समय राज्य परिषद बुलाया गया था। और जो केंद्रीय विधानसभा का टाइम पीरियड था वो 3 साल के लिए बनती थी, और जो राज्य परिषद बनती थी वो 5 साल के लिए बनती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार बोल रहा हूँ। जो द्विसदन है, यानी कि 2 सदन की व्यवस्थापिका आई थी भारत में, वो कब आई थी? 1919 के एक्ट से आई थी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये कैग की रिपोर्ट को जारी
मतलब चेक करती है कि कैग ने जो रिपोर्ट बनाई है भारत के खर्चे को लेकर, उसमें कितना सही है और उसमें कितना गलत है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट कमेटी है जो खुद कैग की चेकिंग करती है, धन की वित्त की चेकिंग करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की कमेटी, और ये अभी भी काम करती है। और जो इसका लीडर होता है ना, वो होता है पोजीशन का लीडर, इसका अध्यक्ष होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बनी थी, ये 1919 के एक्ट के बाद ही बनी थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के बाद ही बनी थी, जिसे कि सार्वजनिक वित्त समिति कहते हैं। तो इसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी की, यानी जो पैक थी, पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी किस एक्ट के बाद आई थी? तो ये आई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट या 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद आई थी। और पहली बार भारत में जो चुनाव करवाए गए थे, इसी एक्ट की सिफारिशों के आधार पर करवाए गए थे। और इस जो ये एक्ट आया था, इसको चेक करने के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था, जिसका जो अध्यक्ष था वो हसन इमाम था। ये भी आपने याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपका क्लियर किया है, ताकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए और आपको सभी क्वेश्चन आप लपेट दो। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।